नमस्ते हमारे प्यारे भाई। इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का एग्जाम होने वाला है 16, 17, 18 सितंबर को मेरे दोस्त। बहुत सारे बच्चों ने इसका फॉर्म भरा है और मेरे भाई इसमें इस एग्जाम में गणित के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने आपसे वादा किया है कि मैं आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस पेपर के लिए 5 एग्जाम पेपर, 5 मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल एज इट इज उसी पैटर्न पर बेस्ड जैसा आपके पेपर इंटेलिजेंस ब्यूरो में आते हैं। ठीक है, यानी कि मॉडरेट से अपर लेवल के। तो यह हमारा एग्जाम पेपर 1 है मेरे भाई। खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो के 20 खुफिया सवाल मैं यूट्यूब पे पब्लिक कर रहा हूं। ठीक है जी। तो मेरे दोस्त, ये सारे के सारे एग्जाम पेपर या मॉक टेस्ट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। सब बच्चे इस यूट्यूब चैनल को मेरे भाई जो है सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर। एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए कि अगर आप हमारी एप्लीकेशन पर जाओगे टेस्ट रैंकिंग पे, तो भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए स्पेशली हमने अपनी टीम से बोल के मैंने प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट फ्री करवा दिए। आईबी की अलग कैटेगरी बनी हुई है मॉक टेस्ट में। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये प्रीवियस ईयर के मेरे भाई ये 20 टेस्ट फ्री है। 2013 से लेकर 2024 तक जितने पेपर हुए सब के सब फ्री हैं। ओके। इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी पेपर होगा बहुत जल्द, उसके भी प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हमने यहां पर फ्री डलवा रखे हैं। इसकी भी क्लासेस हम चलाएंगे जब एग्जाम डेट आ जाएगी। चलो तो शुरू करते हैं मेरे भाई। बेहतरीन 20 शानदार सवाल। अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम का वेटेज इसमें ज्यादा होता है, ठीक है, पर कुछ सवाल एलजेब्रा और मेंसुरेशन के भी पूछे जाते हैं भाई। 20 ही सवाल आएंगे मेरे दोस्त, और ऐसा नहीं है कि आप 20 के 20 सवाल सही करने के जो है जिद पे अड़ जाओ फिर आप नुकसान कर लोगे। 2 या 3 सवाल बहुत नए या बहुत टफ या बहुत क्रिएटिव पूछे जा सकते हैं जिन्हें शायद आपको स्किप भी करना पड़े। तो अच्छा, जो सही अटेम्प्ट रहेगा वो अगर आप 16 प्लस सवाल भी गणित के कर पा रहे हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, तो भैया आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। चलो शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठो। पहला सवाल मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर का ही है। बताइए, नमन सेल्स एन आइटम एट ₹X। नमन एक वस्तु को X रुपए में बेचता है आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस। 10% की लगातार 2 छूट देने के बाद नमन एक वस्तु को X रुपए में बेचता है, ठीक है। इफ ही डज नॉट गिव एनी डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस, अगर नमन मार्क प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं देता है तो उससे 25% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू क्या है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस, आइटम का कॉस्ट प्राइस 800 रुपए है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान सुनेगा, एक वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 800 रुपए। यही बात है, आप बोलोगे यस सर। अब ध्यान सुनेगा, इस सवाल में सबसे ज्यादा बहुत बेसिक सवाल, इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी? ये वाली। अगर नमन कोई डिस्काउंट नहीं देता है तो मेरे प्यारे भाई मार्क प्राइस पे तो 25% का प्रॉफिट कमाता है। देखिए, अगर आप किसी सामान पे कोई छूट नहीं दोगे तो जो सामान का मार्क प्राइस है, जो आपने एमआरपी लगाया उसी पे सेल करोगे, यानी कि मार्क प्राइस पर बेचने से 25% का लाभ होता है। इसका मतलब वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। तो 800 का 25% क्या होता है? 200 रुपए। तो 800 में 200 रुपए जोड़ देंगे, 1000 रुपए। तो वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए आ गया। आप बोलोगे यस सर। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा एक्स का मान। नमन ने वस्तु को बेचा है 10% के 2 लगातार डिस्काउंट देके मार्क प्राइस पर। आप बताइए मेरे भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस है 1000 रुपए, आप इस पे 2 डिस्काउंट देते हो बच्चों, 10% के लगातार। हर संख्या 100% होती है। अगर 100% पे 10% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? 90% या 0.9। फिर दोबारा 10% डिस्काउंट दिया, कितनी कीमत रह जाएगी? 0.9। यानी कि नमन ने वस्तु को इतने रुपए में बेचा। कितना आ जाएगा बच्चों? 810 रुपए। 810 रुपए आ जाएगा। 1000 की 0.81 में मल्टीप्लाई करेंगे, यह आंसर है सी ऑप्शन। बहुत बेसिक सवाल था दोस्त, एकदम बेसिक सा। आगे करते हैं। सवाल नंबर 2। द ड्राइवर ऑफ एन एम्बुलेंस सीज ए बस 40 मीटर अहेड ऑफ हिम। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर देखता है कि यार उससे 40 मीटर आगे बस चल रही है, ठीक है। आफ्टर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद बस जो है
60 मीटर पीछे रह जाती है, ठीक है। अगर एम्बुलेंस की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो आपसे पूछा है बस की स्पीड ज्ञात कीजिए। एम्बुलेंस ने बस को पीछे छोड़ दिया, यानी कि एम्बुलेंस की जो स्पीड है वो बस से ज्यादा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे भाई? मान लीजिए कि ये आपका मान लीजिए दोस्तों कि ये एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की। अच्छा, बस की स्पीड बतानी है। एम्बुलेंस की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये एम्बुलेंस है, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एम्बुलेंस का ड्राइवर देखता है कि एक बस उसके 40 मीटर आगे, तो एम्बुलेंस से 40 मीटर आगे एक बस है। एम्बुलेंस से 40 मीटर आगे एक बस चल रही है। बस किस स्पीड से चल रही है? मैंने मान लिया कि बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। ये अभी की फिल्म है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी, कि एम्बुलेंस और बस के बीच की कितनी दूरी है? 40 मीटर की दूरी है। लेकिन 20 सेकंड के बाद क्या होता है? बस जो है एम्बुलेंस से 60 मीटर पीछे होती है, यानी कि बच्चों बस तो यहां रह गई, एम्बुलेंस जो है बस से आगे निकल गई। क्या आप मेरी बात समझ गए? मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। यानी कि बस तो 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, एम्बुलेंस 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। लेकिन अब ये जो बस है, ये जो बस है मेरे भाई, ये एम्बुलेंस से कितना? 20 मीटर पीछे। कितना? 60 मीटर पीछे, 60 मीटर पीछे है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर बस की स्पीड बतानी है, तो एक बार बताओ, पहले बस एम्बुलेंस से 40 मीटर आगे थी, पहले बस एम्बुलेंस से 40 मीटर आगे थी, अब 60 मीटर पीछे रह गई, तो बस और एम्बुलेंस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे भाई? 100 मीटर। बस और एम्बुलेंस के बीच की कितनी डिस्टेंस रिलेटिवली कवर हुई है? 100 मीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर। कॉन्सेप्ट क्या लगता है ऐसे सवालों में? डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। पहले बस 40 मीटर आगे थी, अब बस 60 मीटर पीछे रह गई, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 100 मीटर। यहां पर मेरे भाई एम्बुलेंस क्रॉस करके बस को आगे निकल गई, तो एम्बुलेंस की जो स्पीड है वो बस की स्पीड से ज्यादा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना आएगा? 30 माइनस एस। लेकिन ये देखिए यहां डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, 5/18। ये आ गया रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। कितना लगा? 20 सेकंड का समय लगा, मल्टीप्लाई बाय 20, ये आंसर। ठीक है भाई, ये कैलकुलेशन करनी है। 100 से आपका 100 कट जाएगा, तो 18 बराबर 30 माइनस एस। तो एस की वैल्यू आ जाएगी, 30 में से 18 घटाएंगे 12, एस का मान 12 आ गया बच्चों। ठीक है, मुझे एस की वैल्यू निकालनी थी, बस की स्पीड पूछे ना, एस की वैल्यू 12 आ गई, तो 12 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड, और ये आंसर है बी ऑप्शन डायरेक्ट 12। बहुत बढ़िया सवाल बनता है मेरे भाई, ये गजब का क्वेश्चन। ठीक है, देखो पेपर में ये आएगा तो ये सब कुछ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, केवल यही इसका सॉल्यूशन होगा। आगे चलेंगे जल्दी से, अगला सवाल फटाफट करो। एक्स और वाई मिलकर एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन तक साथ में काम किया, फिर जेड उनके साथ शामिल हो गया। तीनों ने मिलकर बचे काम को 22 दिन में पूरा किया। अगर वाई के 8 दिन का काम जेड के 12 दिन के वर्क के बराबर है, तो एक्स अकेला 1/12 पार्ट ऑफ ओरिजिनल वर्क कितने दिन में करेगा? गजब सवाल है भाई, गजब। देखो दोस्त, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, तो हम हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देते हैं, रिमेनिंग वर्क पे, क्योंकि सबको पता है कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। देखो दो लोग हैं एक्स और वाई, दो लोग एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन तक काम किया, 48 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन काम किया, तो एक्स और वाई के 33 दिन का काम बाकी है, 33 दिन का काम बाकी है। क्लियर बात? सही है। उसके बाद 15 दिन के बाद जेड भी शामिल हो गया, तो अब एक्स वाई और जेड ने मिलकर यही रिमेनिंग काम 22 दिन में पूरा किया, 22 डेज में किया। यानी कि जिस काम को एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई 33 दिन में करते, सेम उसी बचे हुए काम को एक्स वाई जेड ने मिलकर 22 दिन में किया। तो ये किसका रेशियो मेरे भाई? ये टाइम का रेशियो है ना। 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 3:2। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा, 2:3। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ गया बच्चों, 2:3। ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। क्या आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? आप बोलोगे हां जी सर।
समझ पा रहे? अब आप खुद सोचो कि भाई x प्लस वाई की एफिशिएंसी 2 है, x प्लस वाई प्लस जेड 3 है, तो जेड की एफिशिएंसी 1 आएगी। दो में एक जोड़ेंगे मेरे जेड की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। x प्लस वाई की 2, जेड की 1 और 2 प्लस 1 3, यानी कि जेड की एफिशिएंसी 1 आ गई। ये आ गया भैया। ये सब कुछ आपको एक ही लाइन में कर लेना था सिंपली। अब इसके आगे के सवाल है, इफ वर्क डन बाई वाई इन 8 days इक्वल टू वर्क डन बाई जेड इन 12 days, वाई 8 दिन में जितना काम करता है सेम उतना ही काम जेड 12 दिन में करता है, 12 दिन में। तो यहां से वाई और जेड की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, यहां से वाई और जेड की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। बताओ कितना? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो वाई और जेड की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? 3:2। तो ये वाई जेड की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 आ गया। बोलो किसी को कोई समस्या, कोई भी डाउट यहां तक आया हो? सवाल में बोला है x जो है ओरिजिनल वर्क का 1/12 कितने दिन में करेगा। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे x की एफिशिएंसी निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई? देखो दो अलग अलग रेशियो है, दोनों में कॉमन क्या है? अगर मैं इन दोनों रेशियो को देखता हूं तो दोनों में z कॉमन है। यहां z की एफिशिएंसी 1 है या 2 है? गलत बात है भाई, सेम करना पड़ेगा। 1 और 2 को सेम करना पड़ेगा 2, तो इस पूरे रेशियो को आप लोग 2 से गुणा कर दो। अच्छा सवाल है ये, बेहतरीन। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आ गया, ये आ गया बच्चे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो मैंने दोनों जगह जेड की एफिशिएंसी को इक्वल कर लिया 2:2। जेड की एफिशिएंसी को दोनों जगह इक्वल कर लिया, यहां भी 2 यहां भी 2, यानी कि जेड की एफिशिएंसी 2 है, वाई की 3 है, वाई की 3 है, x प्लस वाई की 4 है तो x की 1 आ गई। तो x की एफिशिएंसी 1 है, y की 3 है और z की एफिशिएंसी 2 है। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। जो मर्जी एग्जामिनर आपसे निकलवा ले, अब जो मर्जी। ठीक है भाई। अब जैसे आपसे पूछा x और y 1/12 काम कितने दिन में करेंगे, पहले टोटल वर्क निकालना है। बोला है पहली लाइन को अगर ध्यान से देखो, x और y मिलकर 48 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो यहां से टोटल वर्क आ जाएगा। भाई x और y की एफिशिएंसी कितनी है? x प्लस वाई की एफिशिएंसी है 4, x प्लस वाई की एफिशिएंसी 4 है और वो 48 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क आ गया। हमें करना है इस टोटल वर्क का 1/12, ये काम हमें करना है। और इस काम को x कितने दिन में करेगा मेरे भाई? तो इस काम को x करेगा आपका 1 एफिशिएंसी के साथ, 1 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा x को करने में? 12 चौक 48, 4 चौक 16 दिन, 16 दिन लगेंगे x को इस काम को करने में मेरे भाई। टोटल वर्क का 1/12 करने में। यह आंसर है बी ऑप्शन। सवाल तो बहुत इजी है, ठीक है जी, बस देखना पड़ेगा आपको स्टेप बाय स्टेप। आगे चलते हैं। यह सवाल प्रीवियसर का पूछा हुआ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड सेकंड का। एक वस्तु पर उसकी लागत मूल्य से x% ज्यादा जो है मार्क किया गया है। इट इज सोल्ड बाय गिविंग x/2% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर x/2% डिस्काउंट देके बेचा गया। इफ देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10.5%, 10.5% का लाभ हुआ है, x का मान क्या है? बहुत गजब सवाल है। या तो आप इस सवाल को बेसिक से करेंगे या ऑप्शन से करेंगे। कई सवाल मैं ऐसे बता चुका हूं, ध्यान सुनिएगा। देखो एक आर्टिकल को जो है वो उसके कॉस्ट प्राइस से x% एबव मार्क किया गया है, यानी कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से x% ज्यादा है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से x% ज्यादा, ये हो गया। इसके बाद जो है मार्क प्राइस पे x/2% डिस्काउंट देके बेचा जाता है। वस्तु के मार्क प्राइस पे x/2% डिस्काउंट देके वस्तु को सेल किया जाता है। देखो बेचने से प्रॉफिट क्या हो रहा है? 10.5%। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे होता है। आप बताओ अगर सीपी का सामान एसपी में बिका है तो आपको कितना लाभ हुआ है? 10.5% का आपको प्रॉफिट हुआ है। किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, आपसे सवाल में पूछा है यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, तो कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। x% आपका मार्कअप है, x/2% डिस्काउंट है। x और -x/2 का सक्सेसिव ही 10.5% आएगा।
एक्स और -x/2 का सक्सेसिव ही 10.5% प्रॉफिट होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव जब आप निकालोगे फॉर्मूला से, वो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर आता है। लेकिन मैं ऐसे करूंगा तो पागल हो जाऊंगा, तो मैं ऑप्शन से आसान सा ऑप्शन पिक करता हूं कि 10.5 बहुत खतरनाक नंबर नहीं है, बहुत इजी सा नंबर है। देखो यहां x है, यहां x का आधा है। मान लीजिए कि मैंने 20 माना, सबसे आसान नंबर ये है, तो 20 का आधा 10, 20 और -10 का सक्सेसिव आएगा बेटा 8, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये वाला आंसर है भाई। खत्म सवाल। मुझे तो दिख गया, कितने बच्चों को दिख गया, x का मान 30 होगा। अगर मैंने x का मान 30% माना है तो x/2 कितना आएगा भाई साहब, 15%। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल से 15%। आपने 30% मार्कअप किया, फिर 15% डिस्काउंट दिया, तो लाभ कितना होगा, 30 और -15 का सक्सेस, 30 -15 -30 गुणा 15/100, ये होगा। 30 और -15 का सक्सेसिव डिस्काउंट, 30 -15 -30 गुणा 15/100, तो 30 -15 15, और ये 450/100 4.5, और 15 में से 4.5 घटाऊंगा तो 10.5% सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा मेरे दोस्तों। कितना बेसिक हो गया। तो ऑप्शन से चेक कर लिया, और पहले आसान ऑप्शन पिक किया करो। ये क्यों नहीं देखा, क्योंकि 25 का आधा 12.5 और मुश्किल होगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन से बनाइए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5। ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है आपका। मैंने प्रीवियस ईयर के भी काफी क्वेश्चन लिए हैं। एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन सेक्शन इट्स 35.5 kg। एक सेक्शन में कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट है 35.5 किलो। ठीक है, 12 ऑफ देम हुज एवरेज वेट इज 37 kg लीव द सेक्शन। अब 12 बच्चे जिनका वजन एवरेज वेट 37 kg है, वो सेक्शन छोड़ के चले जाते हैं। अनदर 5 स्टूडेंट विद वेट, अलग अलग 5 बच्चों का वजन दिया है, वो इस सेक्शन को ज्वाइन करते हैं। देयर बाई एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन द सेक्शन इंक्रीजेस बाई 300 ग्राम। इससे हुआ क्या कि सभी बच्चों का एवरेज वजन 300 ग्राम बढ़ गया, 300 ग्राम एवरेज वजन बढ़ गया। तो पूछा है स्टूडेंट कितने थे सेक्शन में, इनिशियली कितने स्टूडेंट थे। एक ही लॉजिक, टोटल वजन में कितना चेंज है बटे एवरेज में चेंज, टोटल वेट में चेंज बटे एवरेज में चेंज, स्टूडेंट की संख्या आ जाता है। अब कंपेयर करो, पहले हमारे पास एक ग्रुप है बच्चों का सेक्शन जिसमें एवरेज वेट है 35.5 किलो। अब बोला है कि भाई 12 बच्चे छोड़ के चले जाते हैं जिनका एवरेज वजन 37 किलो है। अगर एवरेज से ज्यादा वजन के बच्चे जाएंगे तो आपको लॉस होगा। हमारा एवरेज ग्रुप सेक्शन का एवरेज वेट है 35.5 किलो। अगर 37 किलो वजन वाले बच्चे छोड़ के जाएंगे, 1.5 किलो ज्यादा वजन वाले 12 बच्चे छोड़ के जाएंगे, तो हमें नुकसान होगा मेरे भाई। हर बच्चा 1.5 किलो एवरेज वजन ज्यादा छोड़ के जा रहा है मेरे भाई। ठीक है जी, 12 बच्चे छोड़ के गए। अब 5 बच्चे नए आते हैं, हर एक से कंपेयर करो मेरे भाई। एवरेज वजन है 35.5 kg, 40 kg का बच्चा आएगा तो एवरेज से 4.5 किलो ज्यादा है। एवरेज से 4.5 किलो ज्यादा वजन का बच्चा आएगा तो फायदा होगा मेरे भाई। ठीक है, 35.5 से 39.5 कितना, 4 किलो ज्यादा है, 4 किलो वजन का फायदा होगा। एवरेज वजन है सेक्शन का 35.5 किलो, 38.5 किलो का बच्चा आएगा तो 3 kg ज्यादा वजन का बच्चा आएगा, 3 kg का फायदा होगा। 35.5 से 42.5 कितना ज्यादा है मेरे प्यारे भाई, 6.5 ज्यादा है, 6.5 किलो का फायदा होगा। प्लस 35.5 से 47.5 कितना, 12 किलो ज्यादा है, 12 केजी वजन का फायदा होगा। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा माइनस का 18, और ये 4.5 प्लस 6.5 11, 11 और 7 18। देखो ये मेरे दोस्तों कट जाएगा, ये तो काट ही लेते हैं सीधा, ये हम सीधा काट लेते हैं। ये आ जाएगा जी प्लस का 18 और ये माइनस का 18 कट गए, यानी कि 12 केजी। तो 12 केजी वजन टोटल बढ़ गया। पूरे सेक्शन का वजन कितना बढ़ जाएगा, 12 केजी। 12 केजी का मतलब होता है 12,000 ग्राम। पूरे सेक्शन का वजन इस उथल पुथल की वजह से 12,000 ग्राम बढ़ गया। जबकि एवरेज वजन कितना बढ़ा, पूरे सेक्शन का एवरेज वेट बढ़ा 300 ग्राम। यानी कि सेक्शन में बच्चों की संख्या कितनी है, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, यानी कि कितनी बार कट गया, 40 बार, 40।
40 आंसर नहीं है, ये तो सेक्शन में बच्चों की संख्या अब है। पूछा स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे। अगर मान लो स्टार्टिंग में n बच्चे थे, तो n में से आपके 12 तो बच्चे छोड़ के चले गए सेक्शन, 5 नए आए हैं, तब जाके अब प्रेजेंट में 40 बच्चे हुए हैं। तो स्टार्टिंग में सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या कितनी थी, -7 उधर जाएगा, 40 7 47 थी। और इस सवाल का आंसर 47 है। बताइए गजब का सवाल है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना पड़ता है दोस्त। आगे चलते हैं, अगला सवाल। इस सम बिकम्स 4.913 टाइम्स ऑफ itself in 3 years when invested at compound interest compounded annually. What is the annual rate of interest? सवाल में बोला है चक्रवृद्धि ब्याज जो कि एनुअली कंपाउंड होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, कोई जो है सम ऑफ मनी 3 साल में 4.913 टाइम्स हो जाती। आप बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल में कोई पैसा 4.913 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है आप बताओ। 3 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया, तो फिर 1 साल में कितने गुना होगा, 1 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा, इसका क्यूब रूट एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे ना, 4.913 का क्यूब रूट ये आ जाएगा मेरे भाई। अगर 3 साल में 4.913 गुना हो रहा है, तो हर 1 साल में कितने गुना हो रहा है बताओ। इसका क्यूब रूट क्या आएगा, ये बेटा 17 का क्यूब है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यानी कि 1.7 गुना। तो आपका पैसा हर 1 साल में 1.7 गुना हो जाएगा। 1.7 गुने का मतलब 170%। बताओ, हर संख्या 100% होती है। अगर हर साल आपका पैसा 100% से 170% हो जाएगा, तो 70% हर साल बढ़ेगा, तो ब्याज की दर कितनी है, 70% पर एनम। समझ में आई बात। देखिए कितना आसान सवाल था। तो हर तरीके के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे मेरे भाई, देखा ना, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट सब है। करो जी, क्या आंसर है। Pranam went to the bank at a speed of 60 km per hour. While returning of his home, he covered the half of distance at a speed of 10 km per hour. But suddenly he realized that he was getting late. So he increased the speed and reached the home by covering rest half of distance at speed of 30 km per hour. Average speed बतानी है। एवरेज स्पीड के बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं एसएससी, रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो सभी में। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सवाल करवाऊं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। प्रणव एक बंदा है मेरे भाई जो बैंक गया है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। प्रणव अपने घर से बैंक गया, मान लो प्रणव का घर है और ये बैंक है, तो प्रणव अपने घर से बैंक गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोलो यहां तक कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर। फिर अपने बैंक से घर वापस भी आएगा, तो आधी डिस्टेंस वापस आया है, आधी, इसको 2 पार्ट में कर दीजिए। आधी डिस्टेंस वापस आया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, धीरे धीरे वापस आ रहा पैसा निकाल के बैंक से। लेकिन बीच रास्ते में उसे रियलाइज हुआ यार लेट हो जाऊंगा ऐसे तो मैं। अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और बाकी आधी डिस्टेंस उसने वापस आया है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी, ये मेरा सवाल है। आप एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझते हो दोस्त। व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल कवर डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। आपने कुल कितनी दूरी चली उसको डिवाइड कर दो, आपने कुल कितना समय लिया। अब आपको यहां पे डिस्टेंस तो पता नहीं है, बताइए डिस्टेंस तो पता नहीं है। आप बोलोगे हां जी सर। तो कोई ऐसा नंबर मान लो जो 60 से 30 से 10 से आसानी से कट जाए। अब इनका एलसीएम तो 60, 30 और 10 का 60 ही है। तो मैंने मान लिया मेरे भाई कि आधी डिस्टेंस से 60 किलोमीटर है। मैंने मान लिया कि माना ये डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर है, ये मैंने मान लिया। आप बोलोगे हां जी सर। तो आप बताओ, आप घर से बैंक कितनी दूरी गए, 60 120 किलोमीटर गए, लौट के 120 किलोमीटर आए, तो टोटल डिस्टेंस आपने चली 240 किलोमीटर। भाई मैंने ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर मान ली मैंने, ये वाली, तो ये 60 हो जाएगी,
है ना, आधी आधी, तो टोटल 120 हो गया। 120 किलोमीटर घर से बैंक गए, फिर बैंक से घर 120 आए, तो टोटल दूरी चली 240 किलोमीटर। अब गए गए 60 की स्पीड से। आप 120 किलोमीटर जाते हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बटे स्पीड 2 घंटे। फिर 60 किलोमीटर वापस आते हो, 60 किलोमीटर वापस आते हो 10 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। फिर 60 किलोमीटर वापस आते हो, आधी डिस्टेंस स्पीड बढ़ा दी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। यानी कि टोटल आपको लगा 240 किलोमीटर जाने में, 6 4 10, तो 240 बटे 10 आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई, और ये आंसर है ए ऑप्शन। बोलो। और धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं, आगे चलते। सवाल नंबर 8, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 80 है, तो इसका मान क्या होगा? देखो भाई, यहां अगर आप 4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर 4 कॉमन ले लेते हैं, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या आपको फॉर्मूला याद है? ये एलजेब्रा का सवाल है भाई, एलजेब्रा के दो क्वेश्चन तक आ सकते हैं। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बटे 2। आप बोलोगे, सॉरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत? अब जैसे यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड आपका 10 दिया है, वैल्यू रख दो केवल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 80 है, बटे 2, तो 100 माइनस 80 20, 20 बटे 2 10। एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के वैल्यू 10 आ गई, यहां रख देते हैं, 10 चौक 40। तो इस सवाल का आंसर 40 है, ऑप्शन नंबर बी। ये फॉर्मूला एलजेब्रा का आप ध्यान रखिए, तो ही पेपर में सवाल हो पाएगा, प्रीवियस सर का पूछा हुआ है। आगे सवाल नंबर 9 आपके सामने। इस सम ऑफ 2600 इज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 पार्ट्स। देखिए, हमने 2600 रुपए उधार दिए सिंपल इंटरेस्ट पर 2 हिस्सों में, 2600 रुपए के 2 हिस्से करे हमने सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दिया। वन पार्ट एट एनुअल रेट ऑफ 18%, अनदर पार्ट एट द एनुअल रेट ऑफ 25%। एक हिस्सा हमने 18% ब्याज की दर से और दूसरे आदमी को 25% ब्याज की दर से उधार दिया। टोटल इंटरेस्ट जो मिला हमें, टोटल एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल का मतलब एक साल में, एनुअल का मतलब टोटल एक साल में आपको 520 रुपए का ब्याज मिला। तो आपसे पूछा 25% पर एनम पर कितना पैसा उधार दिया था। गजब सवाल है मेरे भाई। आप यहां एलिगेशन भी लगा सकते हैं, परसेंटेज ब्रेक मेथड भी अच्छा मेथड है मेरे दोस्त। देखो वही बताता हूं, मान लीजिए 2600 रुपए के 2 हिस्से करें ए और बी। आपने 2600 रुपए के 2 हिस्से करे प्यारे बच्चों, ए और बी, और दोनों हिस्सों को आपने उधार दे दिया सिंपल इंटरेस्ट पर। पहला पार्ट आपने उधार दिया है ब्याज की दर 18% पर एनम, दूसरा आपने उधार दिया है 25% पर एनम ब्याज की दर से। क्लियर है? एक साल में आपको कुल कितना ब्याज मिला? 520 रुपए ब्याज आपको एक साल के भीतर मिला है। तो पूछा यह गया कि 25% ब्याज की दर पर उधार दी की राशि, यानी कि यह आपसे पूछा गया बी की वैल्यू। कैसे करिएगा? परसेंटेज ब्रेक मेथड जानते हो आप लोग भाई, ये 25% इसको ब्रेक करके आप ऐसे लिख लो 18% प्लस 7%। इसको ब्रेक करके आप ऐसे लिख लीजिए मेरे भाई। एक बात बताइए, ब्याज की दर पहले पार्ट पर भी 18% है, दूसरे पार्ट पर भी 18% है। ब्याज की दर पहले पार्ट पर भी 18% है, पहला हिस्सा भी 18% ब्याज की दर से उधार दिया, दूसरा भी 18% ब्याज की दर से उधार दिया। तो कुल 2600 रुपए पर एक साल में 18% ही ब्याज मिलना चाहिए। इस हिसाब से कुल 2600 रुपए पर भी एक साल में 18% ब्याज मिलना चाहिए, जो कि कितना होता है? परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 360 और 108, 468, यानी कि एक साल में 468 रुपए ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन सवाल के अनुसार एक साल में एनुअल इंटरेस्ट, एक साल में ब्याज मिला कितना? 520 रुपए, जबकि मिलना कितना चाहिए? 468। तो एक साल में कितना ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला मेरे भाई? घटा दीजिए,
तो 32 और 20 52, 52 रुपए ब्याज आपको एक साल में एक्स्ट्रा मिला। वाई दिस एक्स्ट्रा ब्याज मिलिंग टू माई स्टूडेंट? क्यों मिल रहा है भैया एक्स्ट्रा ब्याज? क्योंकि दूसरे हिस्से पर यानी कि बी पर आप एक साल में 7% ज्यादा ब्याज अर्न करते हो, यानी कि बी का 7% ही 52 रुपए के बराबर है। और यही तो आपसे पूछा है बी की वैल्यू। बी का 7% 52 है, तो 1% कितना आएगा? 52/7। 100% क्या आएगा? 100 से गुणा कर देंगे, ये आंसर है। 7% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, अप्रोक्स कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा 7×7=49, 7×7=49, 3 0 7 चौक 28, 2 0 7 3 21, अप्रोक्स 743। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। बताओ, मजा आया ना भाई? सवाल करके आगे चलेंगे। सवाल नंबर 10, पी की पावर 4 बराबर 4354 माइनस 1/पी की पावर 4 है, तो पी क्यूब माइनस 1/पी क्यूब का मान क्या है? देखो, आप इसको इधर ले आइए लेफ्ट साइड में। तो सवाल में जो दिया है ना दोस्त, पी की पावर 4 प्लस 1/पी की पावर 4, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 4354। ठीक बात है, आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन सवाल में आपसे पूछा पी क्यूब माइनस 1/पी क्यूब। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप p माइनस 1/पी का मान निकालेंगे। बिना इसकी वैल्यू निकाले सवाल नहीं होने वाला दोस्त। देखो, आपको पावर 4 से पावर 1 में आना है, तो पहले आप p² प्लस 1/p² निकालो। कैसे आएगा भैया? अगर पावर 4 से पावर 2 में आना है, आधा करना है पावर, प्लस से प्लस, तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे अलजेब्रा में। 4354 में 2 जोड़ेंगे 4356, 4356 का अंडर रूट होता है 66। अब पावर 2 से पावर 1 में आना, लेकिन प्लस से माइनस में, ध्यान से सुनना, प्लस से माइनस में, तो 2 घटा के अंडर रूट लेंगे। 66 में 2 घटाएंगे भाई 64, 64 का अंडर रूट 8, तो p माइनस 1/p 8 आ गया। p माइनस 1/p से p क्यूब माइनस 1/p क्यूब पे जाना है, पावर 3 करना है। कॉन्सेप्ट है, अगर x माइनस 1/x के है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर है k क्यूब प्लस 3k, यानी कि 8 का क्यूब 512, 512 प्लस 24 आ गया 536। तो 536 इस सवाल का आंसर है। लो जी, पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है सब बच्चों को बात समझ में आ गई है। चलेंगे अगला सवाल। सवाल बढ़िया लग रहे, कंपाइलेशन आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया लग रहा है। देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपको कराए। तो इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। बेस्ट अप्रोच दे रहा हूं और हल्के सवाल नहीं करा रहा। पेपर में इस लेवल तक की तैयारी होनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा। फ्रॉम ए कास्क फिल्ड विद वाइन 75 लीटर आर फर्स्ट ड्रॉन एंड रिप्लेस विद वाटर। फ्रॉम दिस मिक्सचर 60 लीटर्स आर ड्रॉन एंड रिप्लेस विद वाटर। The ratio of wine to water in the cask is now 3:2. How many liter of wine did the cask initially hold? क्या आपको सवाल समझ में आ गया? मान लो एक बर्तन है, मान लो एक बर्तन है, बर्तन में स्टार्टिंग में प्योर शराब भरी हुई है, प्योर वाइन भरा हुआ है। मैंने मान लिया कि माना A लीटर, मान लिया कि एक बर्तन में A लीटर वाइन भरा हुआ है इनिशियली। अब हमने क्या किया, इस A लीटर में से हमने 75 लीटर निकाला। A लीटर वाइन थी, मैंने 75 लीटर वाइन इसमें से निकाल ली। टोटल A में से 75 लीटर निकाल ली। तो अब वाइन का कंसंट्रेशन क्या बचेगा? देखिए, हर संख्या अपने आप में 1 होती है। 1 में से मैंने कितना पार्ट निकाल लिया? 75/A। अब बर्तन में वाइन का कंसंट्रेशन इतना बचेगा मेरे भाई। ठीक है, निकालने के बाद मैंने पानी मिला दिया। हमारे पास A लीटर वाइन थी, 75 लीटर मैंने वाइन निकाल के सेम उसकी जगह पानी मिला दिया 75 लीटर ही। तो अब ये वाइन और वाटर का क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। अब उस सॉल्यूशन में से मैंने दोबारा 60 लीटर निकाला। A ही है सॉल्यूशन, A में से मैंने 60 लीटर निकाल लिया। तो अब कितनी वाइन बचेगी मेरे भाई? बताओ कितना कंसंट्रेशन बचेगा? 1 - 60/A ये आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। आप इनकी सीधी सीधी गुणा करेंगे तो अब ये फाइनल सॉल्यूशन में वाइन का कंसंट्रेशन आ गया। बोला है कि अब बर्तन में वाइन वाटर का रेशियो 3:2 है।
बर्तन में जो हमारा वाइन है और वाटर है उसका रेशियो 3:2 है। तो अब बर्तन में वाइन का कंसंट्रेशन कितना है ये बताइए। देखो टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल सॉल्यूशन है 3 और 2 5। 5 में से वाइन कितना है भाई, 3। टोटल सॉल्यूशन कितना है बर्तन में, 3 और 2 5। 5 में से वाइन कितना है, 3। आप बोलोगे यस सर, तो 3/5। अगर किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ, ये तो आपके पास एक क्वेश्चन बन गई। अब हम इतने खाली तो बैठे नहीं कि इसको सॉल्व करने बैठे, ठीक है भाई। हम इसको उठाएंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन अप्रोच पकड़नी पड़ेगी दोस्त, आसान सा है। देखो बहुत प्यारा नंबर है राइट साइड में, तो ए की वैल्यू ऐसी लो जो 75 और 60 दोनों को आसानी से काटती हो। कौन सा नंबर है भाई ऐसा, 300। अगर मैं ए का मान 300 मानता हूं, यहां रखो, तो 1 माइनस 75/300, 75 चौका 300 होता है, 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई। अगर मैं ए को 300 रखता हूं तो 60/300 1/5, 1 माइनस 1/5 आ जाएगा 4/5। 4 से 4 कट गया, तो भाई ये तो 3/5 मैच हो गया, मैच हो गया, ये आंसर है। ठीक है दोस्त, ये सवाल मैंने पहले भी कराया। ऐसा नंबर पिक करो कि जो इजीली काटे 75 60 को, तभी इतनी आसान कैलकुलेशन बन के आएगी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 12। पवन की इनकम पंकज की इनकम से 5% अधिक है, पंकज की इनकम मंजीत की इनकम से 15% अधिक है। मंजीत की इनकम पवन की इनकम से लगभग कितना परसेंट कम है। ओके भाई, तो ये सवाल भी आपके पेपर का पूछा हुआ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का खुफिया सवाल मेरे भाई। देखिए 3 लोग हैं, पवन, पंकज और मंजीत। हम 3 लोगों की बात कर रहे हैं यहां पर, पवन, पंकज, मंजीत। ध्यान से सुनेगा, गजब सवाल है मेरे दोस्तों ये वाला भी। अच्छा, बोले पवन की इनकम तो पंकज से 5% ज्यादा है और पंकज की इनकम मंजीत से 15% ज्यादा है। पंकज की इनकम मंजीत से 15% ज्यादा है, ओके, और पवन की इनकम पंकज से 5% ज्यादा है, 5%। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। लेकिन सवाल में पूछा गया कि बताओ मंजीत की इनकम पवन की इनकम से लगभग कितना परसेंट कम है। देखो इस सवाल को करने के 2 रास्ते, या तो आप पूरी कैलकुलेशन कर लो या अप्रोक्स देख लो, कि इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। और जब इतने दूर दूर ऑप्शन हो तो मैं हवा में उड़ उड़ के सवालों को कर सकता हूं, हवा में, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। लेकिन मान लो ऑप्शन नजदीक भी होते तो मैं सवाल को कैसे करता, मैं वो भी चलो इसी में साथ साथ बता दे रहा हूं। अच्छा, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते, 1/20। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते, 3/20। यही है, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, यही है सर। पवन का कंपेयर पंकज से कर रहे हैं, पंकज का मंजीत से कर रहे हैं, मंजीत आपका बेस है। हमें बटे 20 2 बार करना पड़ेगा, 20 × 20 400। तो आप मंजीत की इनकम 400 मान लो, मंजीत की इनकम 400 मान लीजिए कि माना मंजीत की 400 है। अगर 100 मानेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन बटे 20 2 बार करोगे 400 में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर मैंने मंजीत की 400 मानी तो 400 से 15% ज्यादा है, पंकज की कितनी आ जाएगी, 460। पंकज की, पवन की इनकम पंकज से 5% ज्यादा है, 460 का 5% क्या आएगा, 23। 460 का 1/20 23 आएगा। 460 में 23 जोड़ेंगे तो पवन की कितनी आ जाएगी, 483 आ गई, 483। तीनों की इनकम का रेशियो आ गया मेरे भाई बिना दशमलव के। अब बोला है मंजीत की इनकम पवन से कितना कम है, तो मंजीत की इनकम पवन से 83 कम है, 83 कम है मेरे भाई। पवन की इनकम है 483, 483 से 83 कम है, परसेंटेज में इंटू 100% ही आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल से, जाहिर सी बात है 10% से ज्यादा आएगा। 8300 को 483 से भाग देंगे, 10% से ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन है बी। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल मेथड है जहां आपको अगर ऑप्शन नजदीक भी होते तो आप सटीक आंसर निकाल पा रहे हो विदाउट दशमलव। ठीक है, आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 13। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:5 है,
द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास टू दैट ऑफ हु फेल्ड 7:3। पास होने वाले और फेल होने वाले बच्चों की संख्या का रेशो 7:3 है। अमोंग बॉयज, बॉयज में से जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनका रेशो 2:1 है। तो आपसे सवाल में पूछा है गर्ल्स में मेरे भाई, जो गर्ल्स में से आपको बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास टू दोस फेल्ड, गर्ल्स में पास होने वाली और फेल होने वाली का रेशियो क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए गजब क्वेश्चन है। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:5 है। एक क्लास में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। मान लो अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियां 5 है, ऐसी तो बोला है। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:5 है, पहली लाइन है। अब सवाल में दूसरी लाइन को देखो, पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या का फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या से रेशियो 7:3 है। यानी कि मेरे भाई जो बच्चे पास हुए हैं और जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी संख्या का जो रेशियो है वो 7:3 है। अच्छा यहां ना एक गड़बड़ है दोस्त। क्या गड़बड़ है कि भाई एक क्लास में बनती कैसे, क्लास बनती है बॉयज और गर्ल्स से मिलके, और वो जब पेपर देंगे तो उन्हीं में से पास होंगे उन्हीं में से फेल होंगे। यानी कि टोटल स्टूडेंट तो सेम होने चाहिए ना। यहां टोटल स्टूडेंट कितने, बॉयज प्लस गर्ल्स 8। यहां टोटल स्टूडेंट कितने, 7 और 3 10। तो 8 और 10 को सेम बना लो, या तो 8 10 का एलसीएम 40-40 कर लो, या इसी 10 को मेरे भाई ये टोटल 10 हो रहा है ना, अगर 10 को 8 बनाना है तो इसी को 0.8 से गुणा कर लो, इसी को 0.8 से गुणा कर लो। यानी कि अगर 5.6 पास हुए हैं तो भैया 2.4 फेल हुए। तो मैंने 10 को पॉइंट को कि 10 के 0.8 में गुणा करूंगा मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहां टोटल 8 हो रहा है बॉयज प्लस गर्ल्स, यहां टोटल 10 हो रहा है। 8 10 को सेम कर लिया मैंने, 8-8। तो एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 3:5। अगर लड़के 3 है लड़कियां 5 है। अब सवाल और आगे पढ़ते हैं। बॉयज में मेरे भाई जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनका रेशियो 2:1 है। बॉयज में जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनका रेशियो 2:1 है। लड़कों में भी तो पास और फेल होंगे। अगर टोटल लड़के ही 3 है, 3 में से पास होने वाले फेल होने वालों का रेशियो 2:1 है, तो 2:1 3 होता है। यानी कि 2 लड़के पास है 1 फेल है, टोटल 3 आ गया। 2:1 3 आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। हमें बताना है गर्ल्स में पास होने वाली फेल होने वाली गर्ल्स का रेशियो आपको बताना है। तो गर्ल्स में भी ऐसी होंगी जो कुछ पास हुई होंगी और कुछ फेल हुई होंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक बात बताइए, देखो टोटल पास होने वाले 5.6 बच्चे, टोटल पास होने वाले 5.6 बच्चे जिनमें से 2 बॉयज हैं। बॉयज कितने पास होने वाले हैं, 2 बॉयज हैं, तो बाकी की गर्ल्स पास हुई होंगी। यानी कि गर्ल्स कितनी पास हुई हैं, 3.6। तो 5 में से 3.6 पास हुई हैं, तो बाकी की घटाइए 1.4 फेल हो गई होंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे भी देख सकते हैं कि 2.4 टोटल बच्चे फेल हुए, 2.4 में से एक लड़का फेल है तो घटा दो, बाकी की 1.4 क्या है, लड़कियां फेल है। इन दोनों को जोड़कर 2.4 आना चाहिए। तो पास होने वाली गर्ल्स और फेल होने वाली गर्ल्स का रेशियो ये आ जाएगा। और ये 2 से कट भी रहा है मेरे भाई, 18:7। इस सवाल का आंसर है 18:7। गजब का क्वेश्चन है भाई, सी ऑप्शन। गजब सवाल, ठीक है जी। और भी तरीके करने के, पर कोई भी सवाल आए इस तरीके से तो हो ही जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जब 575866108101 को सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड किया जाता है तो हर केस में रिमाइंडर y आता है। पूछा है x - 5y का मान क्या है बच्चों, बताओ। देखो आपको 3 नंबर दिए, इन 3 नंबर में से जब हर एक को हम सबसे बड़े लार्जेस्ट नंबर x से डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आता है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या आपको इस सवाल का कॉन्सेप्ट पता है? बिना कॉन्सेप्ट जाने ये सवाल हो नहीं सकता मेरे भाई। वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर इक्वल रिमाइंडर देता हो, सेम रिमाइंडर। तो इसके लिए 2-2 का पेयर बना के घटाओ, इसमें से घटाओ मेरे भाई, क्या आएगा? 10 में से 8 गया 2 और 5 और मेरे भाई ये 8। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। 2-2 का पेयर बना घटाइए, इसमें से घटाओ क्या आएगा दोस्तों? तो एक आएगा 9 और मेरे भाई कितना आ जाएगा? 14। 1491।
क्लियर? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। हाँ जी, इसमें से घटाई क्या आएगा, इसमें से घटाने पर क्या आएगा, 11 में से 8 गया 3, 9 हैवी, 9 में से 5 गया 4, और उसके बाद आपका 80 माइनस 57 23, 2343, 2343, 2343 ही आ गया। मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने जो इन तीनों को डिवाइड करने पर समान रिमाइंडर देती है। तो आप दो दो का पेयर बना के घटाओ, दो दो का पेयर बना के घटा के आए, आप इनका एचसीएफ ले लो। इनका एचसीएफ ही वो सबसे बड़ा नंबर आएगा जो इन तीनों को भाग करने पर इक्वल रिमाइंडर देगा, सेम शेषफल देगा। अब इनका एचसीएफ निकालना भी कोई आसान काम नहीं है मेरे भाई, ध्यान से देखो। ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, और ये 852 कट रहा है मेरे भाई 4 से। तो अगर मैं इसमें से 4 हटा दूं तो ये बचेगा 213, 213, क्योंकि इवन नंबर तो आएगा ही नहीं मेरे भाई एचसीएफ में, क्योंकि ये दोनों नंबर ऑड है। तो 852 को मैंने 4 से कटा दिया, 213। कहीं 213 तो एचसीएफ नहीं है। 213 इसको डिवाइड कर रहा है 4 बार, 213 इसको डिवाइड कर रहा है मेरे भाई 7 बार, 213 इसको करेगा 213 एकम 213, बचेगा क्या आपका 21, 211 बार, बिल्कुल सही। तो 213 इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, तो इनका एचसीएफ 213 ही है। अलग तरीके से मैंने एचसीएफ निकाला, क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर है, एचसीएफ भी ऑड आएगा। 852 में से मैंने 4 हटा लिया, इवन 213 बचा। या तो एचसीएफ 213 होगा या 213 का भी बच्चा होगा। 213 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, 213 ही एचसीएफ है। एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको वाई का मान निकालना है। देखिए 213 से इनमें से किसी को भी डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आएगा। वाई की वैल्यू निकाल लो। मैंने इसको डिवाइड कर लिया 5758। आप 5758 को 213 से डिवाइड कर लीजिए मेरे भाई, क्या शेषफल आता है। 213 दूनी 426, यही आप बोलोगे यस सर। 15 में से 6 गया 9, और उसके बाद कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4, और ये 1, 1498। तो 213 सत्ते चला जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी। 1491 घटाएंगे तो क्या आ गया, 7 शेषफल बचेगा। तो y की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू 7 आ गई, क्योंकि x से किन्हीं इनमें से किन्हीं को भी डिवाइड करो, सेम रिमाइंडर आना है साथ ही। अब यहां रख देते, x का मान 213 है, y का मान 7 है, तो 213 माइनस 5 सत्ते 35, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, x माइनस 5 वही पूछा है ना 8, और ये 178, 178 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आ जाइए अगला सवाल। अगला सवाल बच्चों आपके सामने सवाल नंबर 15। हाँ जी, आप कहोगे सर ये कैसे अजीब से क्वेश्चन आप छांट के लेके आए हो, हैं? देखो दोस्त, आपके आईबी के पेपर में कुछ सवाल ऐसे स्टेटमेंट वाले भी आ जाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो उसकी भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, और मैं मॉक टेस्ट में आपको करा दूंगा। जैसे ये सवाल देखो, सवाल नंबर 15 कुछ अलग नहीं है। द कॉस्ट ऑफ ए मोटर बाइक इज 75% लेस देन कॉस्ट ऑफ कार। एक मोटर बाइक का कॉस्ट कार से 75% कम है। अब कार का कॉस्ट 25% घट जाता है, मोटर बाइक का 40% बढ़ जाता है। तो आपको यहां पर दो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट सेकंड, बोला है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो भाई, तो यहां हम बात कर रहे हैं मोटर बाइक की और कार की। सवाल के अनुसार मोटर बाइक का कॉस्ट कार से 75% कम है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। मोटर बाइक का कॉस्ट कार से 75% कम है। देखो अगर कार का कॉस्ट 4 है तो मोटर बाइक का 3 कम है 1। ये मोटर बाइक और कार के कॉस्ट का रेशियो है। बताओ किसी बालक को इसमें जरा सा भी डाउट आया हो? क्लियर? अब हुआ क्या कि कार का कॉस्ट तो 25% कम हो जाता है और मोटर बाइक का कॉस्ट 40% बढ़ जाता है। मोटर बाइक का कॉस्ट 40% बढ़ जाता है। तो सवाल यह है कि मोटर बाइक का, नई मोटर बाइक का जो कॉस्ट है वो कार के न्यू कॉस्ट से 53 सही 1/53% कम है। क्या यह बात सही है कि गलत है? यह आपको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। अब मान लो मोटर बाइक थी पहले 1 रुपए की, पहले मोटर बाइक का कॉस्ट था 1। अब 1 को अगर 40% बढ़ाओगे, अगर 1 को 40% बढ़ाओगे तो 1.4 हो जाएगा।
कार का कॉस्ट था 4, 4 का 25% एक होता है, 4 का 25% एक, 4 को एक कम करेंगे तो कार का कॉस्ट 3 हो जाएगा। अब बताइए मेरे भाई, मोटर बाइक का कॉस्ट कार से कितना कम है? मोटर बाइक का कॉस्ट कार 3, 3 से 1.4 कितना कम है? 1.6 कम है। परसेंटेज में गुणा 100%, तो आएगा 160/3, 0 से दशमलव कट जाएगा ना, 160/3, 53 तिया 159, 53 सही 1/3% कम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे भाई। अब एक नई मोटर बाइक का कॉस्ट नई कार से 53 सही 1/3% ही कम है। ये वाला स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, देखो नाइदर वाला तो गलत हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये भी गलत हो गया। वो कि फर्स्ट तो करेक्ट है, या तो बी ऑप्शन में से होगा या सी ऑप्शन में से होगा। अब आगे चलते हैं दोस्त, हमारे पास है यहां पर दूसरा स्टेटमेंट। टोटल न्यू कॉस्ट ऑफ वन कार एंड टू मोटर बाइक इज 3:1/3% मोर देन देयर टोटल इनिशियल कॉस्ट। एक कार और दो मोटर बाइक का कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट शुरुआती कीमत से 3 सही 1/3% ज्यादा है। भाई ये आसान नहीं है, अगर आपने इस तरह के सवाल करे ना हो, आसान नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट देखो, और आपके पेपर का आया हुआ सवाल है। अगर आप ये सवाल नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते, तो आप नौकरी को बिल्कुल भूल जाइए। आपके 850 रुपए पानी में गए फॉर्म भरने के। ये एक मोटरसाइकिल एक कार का कॉस्ट है, तो आपसे पूछा है एक कार और दो मोटर बाइक का कॉस्ट इनिशियल से 3 सही 1/3% ज्यादा है। देखो एक मोटरसाइकिल 1 रुपए की, दो कार कितने रुपए की होंगी मेरे? नहीं, एक कार और दो मोटर बाइक लेनी है। देखो एक कार है मेरे भाई 4 रुपए की, दो मोटर बाइक कितने की आ जाएंगे मेरे भाई? 2 रुपए की। एक कार 4 रुपए की है, लेकिन दो मोटर बाइक कितने की होंगी मेरे भाई? 2 रुपए की। तो सवाल में जो चीज बोली है मैंने उसका रेशियो ले लिया। एक कार और दो मोटर बाइक के प्राइस का रेशियो 1:2 है। 1:2 मैंने ये निकाल लिया। हम लोगों ने क्या निकाल लिया? मैंने एक कार और दो मोटर बाइक के कॉस्ट का रेशियो निकाल लिया 1:2। अब ये इनिशियल कॉस्ट से कितना ज्यादा है पता करो। अब यहां एक का 40% बढ़ जाएगा, यहां दो का 50% कम हो जाएगा, तो 40 - 50 आ जाएगा, माइनस का 10% कम हो जाएगा। आउट ऑफ टोटल, टोटल यानी कि 1 + 2 3, यानी कि 10/3% कम हो जाएगा। अब जो कॉस्ट है वो इनिशियल कॉस्ट से 10/3, 3:1/3% कम हो जाएगा। लेकिन सवाल में तो क्या कह रहा है? 3:1/3% मोर, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये गलत है बच्चे, आई बात समझ में? टोटल न्यू कॉस्ट ऑफ वन कार एंड टू मोटर बाइक इज 3:1/3% मोर देन देयर टोटल इनिशियल कॉस्ट। मैंने वेटेड एवरेज मेथड से पता लगाया कि अब जो कॉस्ट है वो इनिशियल कॉस्ट से 10/3 यानी कि 3:1/3% कम होगी, ना कि बढ़ेगी मेरे भाई। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला ही सही है। गजब सवाल। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 16। ये बताइए भैया, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं ए और बी। 15% वोटर्स ने वोट नहीं डाला। अच्छा ये बात भी ठीक है, मान ली। 20% वोट्स इनवैलिड हैं। ओके, जितने वोट डाले गए हैं उनमें से 20% इनवैलिड है। जीतने वाले को 8,262 वोट मिले हैं, जो टोटल वैलिड वोट का 54% है। विनिंग कैंडिडेट को, जीतने वाले को 8,262 वोट मिले हैं, जो टोटल वैलिड वोट का 54% है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़िए। द कैंडिडेट हु वॉज डिफीटेड गॉट फ्रॉम 31.28% ऑफ टोटल वोट इन द लिस्ट। हारने वाले को कुल वोटों में से 31.28% वोट मिले हारने वाले को। क्या यह बात सही है मेरे भाई? देखो पता करना पड़ेगा, लूजर को टोटल वोट का कितना परसेंट मिले, यही तो है सवाल। कह रहा है पहला स्टेटमेंट सही गलत बताना है। हारने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 31.28% मिले। क्या ये बात सही है कि गलत है? देखिए कुल वोट्स होते हैं भाई 100%। कुल वोट्स आपके 100% होते हैं। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 100% में से 15% लोगों ने वोट नहीं डाले,
अगर 100% में से मान लीजिए 15% ने वोट नहीं डाले, तो यानी कि बाकी के 85% लोगों ने वोट डाले हैं। आप बोलोगे हाँ सर, अब 85% ने वोट डाले हैं, उसमें से 20% इनवैलिड है। तो 85% जो वोट डाले उसमें से 20% इनवैलिड है। 85 का 20% कितना होता है? देखो 85% का भी 20% होता है। 85 का 1/5 17%, यानी कि 68% आपके वैलिड वोट है। ये वैलिड वोट आ गए। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, अब जीतने वाले को 8,262 वोट मिले, जो टोटल वैलिड वोट का 54% है। भाई जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिला है, तो देखो हर चीज 100% होती है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 100 में से 54 घटाओ 46%, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 46% मिला होगा कि नहीं मिला होगा? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। हारने वाले को वैलिड वोट का 46% मिला होगा। 46% का मतलब 0.46। हारने वाले को वैलिड वोट का 46% मिला होगा, 0.46। अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिला है, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 100 माइनस 54 46% मिला होगा। तो 68% वैलिड वोट में से 46% यानी कि 0.46 हारने वाले को मिले, जो कि कितना हो रहा है मेरे भाई? क्या ये 31.82 है? बस ये बता दीजिए। अगर 68 का आधा भी किया जाए 34, अगर 68 की 0.04 में भी गुणा करें हम, 0.04 में भी, तो 240 और 32, 200 2.72, तो 34 में से 2.72 आप घटाओगे तो ये 31.28% बिल्कुल आ रहा है मेरे भाई। बिल्कुल आ रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है, यानी कि बिल्कुल मैच हो रहा है। यही आंसर है। ये आंसर का पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है। 100% वोट थे, 15% ने वोट नहीं डाले, 85% ने डाले। 85% का 20% वोट खराब है, 68% वैलिड है। 68% में से जीतने वाला ले गया 54%, हारने वाले को मिले 68 का 46%, जो कि बचता 31.28%। एकदम सही, हारने वाले को मिले। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। नंबर ऑफ वैलिड वोट वॉच 15,500। वैलिड वोटों की संख्या 15,500। ध्यान रखिएगा, कुल वोट नहीं, वैलिड वोट की संख्या 15,500 है। एक बात देखो, जो हमारा विनर है, विनर कैंडिडेट को 8,262 वोट मिले, वैलिड वोट का 54%। विनर कैंडिडेट को, जीतने वाले उम्मीदवार को, सवाल को ध्यान से देखेंगे तो वैलिड वोट का 54% वोट मिले, और सवाल के अकॉर्डिंग जीतने वाले को 8,262 वोट मिले। 8,262। क्या मेरी बात एकदम सही है? यानी कि वैलिड वोट का 54% ही 8,262 के बराबर है। अब 54% क्या होता है? 54/100। 54% का मतलब हो गया 54/100, यानी कि 27/50। तो वैलिड वोट का 27/50 ही है, तो वैलिड वोट आ जाएंगे यहां से डायरेक्ट। 27 से कम 27, सॉरी 27 तिया 81, 162, 27 छिक्का 162, तो वैलिड वोट आएंगे भाई 306 गुणा 50। 306 की 50 में गुणा करेंगे तो 15,000 और 300, 15,300 आ गए। तो वैलिड वोट है 15,300, लेकिन सवाल कह रहा है वैलिड वोट 15,500 है। सेकंड स्टेटमेंट गलत बात है, यानी कि यहां केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। लेकिन चेक तो दोनों करके देखनी पड़ेंगी ना। गजब सवाल है भाई ये वाला भी। आगे चलते, ये बताइए अब अगला सवाल है आपके सामने 17। करो बच्चे। एक क्वेश्चन दिया गया है, फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट लेबल्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक सवाल दिया गया, सवाल क्या है मेरे भाई? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए माइनस सी? ए माइनस सी का मान क्या है? और 3 स्टेटमेंट दिए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यहां सही गलत नहीं बताना, ये अलग ही चोचला पैदा हो गया है। सवाल यह है कि भाई हमें ए माइनस सी का मान निकालना है। ठीक है, निकालो जी। 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए। अब बोला है ए माइनस सी का मान निकालने के लिए
इन तीनों में से कितने जो कौन कौन से स्टेटमेंट सफिशिएंट है ये बताइए मेरे भाई। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हमें ए माइनस सी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। अब बेटा ऑप्शन देखो, देखो भाई ये तो दोनों रेशियो है, रेशियो से तो कभी ए माइनस सी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि केवल सेकंड और थर्ड से तो आंसर आएगा नहीं। ये वाला चीज तो गलत होगी, क्योंकि यहां से तो केवल रेशियो निकलेगा, ए माइनस सी की वैल्यू नहीं निकलेगी। हमें वैल्यू निकालने के लिए देखो ये चाहिए, यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2772। तो हमें मेरे भाई ए माइनस सी निकालने के लिए पहला स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, क्या फर्स्ट ओनली, क्या पहले, केवल पहले स्टेटमेंट से मेरे दोस्तों क्या निकल जाएगा? हमें ए माइनस सी अगर निकालना है तो मुझे ए और सी का रेशियो चाहिए, ए और सी का। तो क्या पहले स्टेटमेंट से ए और सी का रेशियो पता है? नहीं। ए प्लस बी रेशियो सी है, ये जो रेशियो दिया ये ए प्लस बी से सी का रेशियो दिया है, यानी कि यहां ए और सी का रेशियो नहीं निकलेगा। पहले स्टेटमेंट से ए और सी का रेशियो नहीं निकल पाएगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई केवल पहले स्टेटमेंट से सवाल नहीं निकलेगा। क्या पहले और दूसरे स्टेटमेंट से मेरे भाई हो जाएगा? देखो ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे साथ साथ रेशियो भी चाहिए। देखो यहां आपको दिया है ए और सी का रेशियो, बिल्कुल सही है, पहले और दूसरे स्टेटमेंट से निकल जाएगा। कि अगर आप देखो ए रेशियो ए प्लस सी 2 5, यानी कि ए का मान अगर 2 है, अगर ए का मान 2 है तो ए प्लस सी 5 है, तो यानी कि सी आपका 3 आ गया। अब आप देखेंगे ऊपर, अगर ए प्लस बी रेशियो सी 3 है, अगर सी 3 है तो ए प्लस बी 8 है, अगर सी 3 है तो ए प्लस बी 8 है, तो बी 6 आ गया। यानी कि मेरे को ए बी सी तीनों का रेशियो पता चल गया, और मैं सी और ए का डिफरेंस मेरे दोस्तों निकाल सकता हूं। सी और ए का डिफरेंस, सी और ए का डिफरेंस ये आ गया, तो मुझे भैया ए प्लस बी प्लस ए बी सी तीनों का रेशियो पता चल गया, तीनों का योग मुझे पता है, ए और सी का डिफरेंस मैं आसानी से निकाल पाऊंगा। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से सवाल होगा। ये फर्स्ट एंड थर्ड ओनली वाला भी गलत हो गया, यानी कि ये सही होना चाहिए, फिर ये वाला ऑप्शन ही सही होना चाहिए, तो क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से मेरे भाई तीनों का रेशियो भी पता लग रहा है कि यहां से हो जाएगा मेरे दोस्तों, इन दोनों से, फर्स्ट और थर्ड से, बिल्कुल सही, यहां से भी हो जाएगा। मैं रेशियो चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर ए प्लस बी रेशियो सी है, ए रेशियो बी प्लस सी है, अगर मुझे ये दोनों रेशियो दिए हुए हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का मान इक्वल करके, अगर मुझे ए प्लस बी रेशियो सी दिया हुआ है, ए रेशियो बी प्लस सी दिया हुआ है, तो मैं यहां से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को इक्वल करके ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल पाऊंगा। ये हम रेशियो चैप्टर में पढ़ते हैं, सवाल निकाल पाऊंगा। और जब ए बी सी का रेशियो पता लग जाएगा, मुझे ए प्लस बी प्लस सी दिया है, तो ए माइनस सी की वैल्यू भी आ जाएगी। यानी कि ये जो सवाल है ए माइनस सी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से भी आ जाएगा और फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से भी आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। जिन बच्चों ने रेशियो पढ़ा हुआ है कि भाई इन दोनों रेशियो से मर्ज करके कैसे एबीसी का रेशियो निकालेंगे, वो मेरे दोस्तों इस सवाल को खटाक से कर लेगा। बढ़िया सवाल है, सवाल बनाना नहीं है, लॉजिक से सोचना है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ। चले आखिरी चलेंगे दोस्त। अब डीआई आ गया आपके सामने, केवल डीआई है। 18 से 20 तक सवाल हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन है टोटल। पाई चार्ट पढ़ो और उसके आधार पे आंसर दो। ये हमने ना इन्वेस्ट किया है, हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है 1000 करोड़। कौन कौन से सेक्टर में? बैंकिंग सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, रेलवे में, इंश्योरेंस में मेरे भाई, फूड में और डेवलपमेंट सेक्टर में। इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, हिंदी में ही है, पर कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। अलग अलग कलर से देखिए, बैंकिंग में ग्रीन कलर से, यानी कि बैंकिंग में 13.5% इन्वेस्ट किया गया है। डिफेंस में लाइट ब्लू कलर है 20%। रेलवे में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? 12%, येलो कलर है। इस तरीके से पाई चार्ट बताया गया। अब सवाल देखेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑन बैंकिंग एंड डिफेंस सेक्टर? बैंकिंग और डिफेंस सेक्टर का जो एवरेज है, ये रहा बैंकिंग, ये रहा डिफेंस, यानी कि इन दोनों का जो एवरेज है,
इसका रेशियो बताना है किसके साथ, इन्वेस्टमेंट ऑन इंश्योरेंस रेलवे एंड डेवलपमेंट सेक्टर, इसका बताना है मेरे भाई किससे, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेलवे एंड डेवलपमेंट सेक्टर। तो ये रहा रेलवे, ये रहा इंश्योरेंस, और ये रहा मेरे दोस्तों डेवलपमेंट। इन तीनों के साथ रेशियो आपको बताना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। एवरेज का रेशियो बताना है तो आप मुझे बताइए, बैंकिंग में 13.5%, डिफेंस में 20%, तो टोटल कितना आएगा, 13.5 प्लस 20 आ गया 33.5%। 33.5% आ गया। एवरेज निकालना है दो सेक्टर का, तो मैं 2 से भाग दे दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। इसका रेशियो बताना है किसके एवरेज से मेरे प्यारे भाई, बीमा, रेलवे और विकास। बीमा मतलब मेरे भाई ग्रीन, डार्क ग्रीन वाला है भाई, विकास यानी कि ये 14%, और रेलवे यानी कि येलो कलर का। तो 17, 12, 29, 29 और 14 कितना आ जाएगा, 29, 14 आ जाएगा 43%। तो 43% आएगा। लेकिन 3 सेक्टर हैं, 3 सेक्टर का एवरेज क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, बस ये सीधा आ जाएगा। 33.5 क्या होता है बच्चों, 33.5 मतलब 66 का आधा, ये 33.5%, 33.5 मतलब सॉरी 67 का आधा। 33.5% को आप लोग ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो, 67% बटे 2। इससे आपकी कैलकुलेशन ना आसान हो जाएगी बच्चे। आप ये देखिए परसेंटेज तो कट ही जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 67 3 जा ये आ जाएगा आपका 201, है ना, 180 और 21, और 43 चौका आ जाएगा 172। तो 201 रेशियो 172 इस सवाल का आंसर है। कौन सा वाला भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते, अगला सवाल लेंगे हम लोग। What is the percentage of investment in banking sector to investment in railway sector? What is the percentage of investment in banking sector to investment in railway sector? बैंकिंग क्षेत्र में निवेश का रेलवे क्षेत्र में निवेश से प्रतिशत कितना है? देखो, बैंकिंग सेक्टर में जो निवेश हुआ है वो रेलवे का कितना परसेंट है। सवाल इतना है कि बैंकिंग सेक्टर में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो रेलवे का कितना परसेंट है। बैंकिंग में पैसा इन्वेस्ट कितना हुआ है, मान लो टोटल 100 रुपए इन्वेस्ट हुआ, तो 100 रुपए में से बैंकिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, 13.5 इन्वेस्ट हुआ है। ये रेलवे का कितना परसेंट है, रेलवे में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है मेरे भाई, ये येलो वाला 12%। तो 13.5 12 का कितना परसेंट है आपको निकालना है। मान लो टोटल 100 रुपए इन्वेस्ट हुआ, तो 100 रुपए में से बैंकिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, 13.5। तो बैंकिंग का इन्वेस्टमेंट रेलवे के इन्वेस्टमेंट से कितना प्रतिशत है, रेलवे में कितना इन्वेस्ट हुआ, 12। तो देखिए जीरो से यहां पे एक दशमलव हट ही जाएगा, 1350 बटे 12 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अप्रोक्स में दिख रहा है मेरे दोस्तों यहां पर, क्योंकि पूरा पूरा तो कटने वाला है नहीं। 1350 को अगर 12 से भाग भी देंगे तो 12 एकम 12, ठीक है, फिर एक बचेगा, 12 एकम 12, फिर 3 जीरो, 12 दूनी 24, यानी कि 112% के करीब आ जाएगा। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हालांकि 112.5% आएगा ये, और ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा तो हम 112% यहां पे मार्क कर देंगे। ठीक है जी, 112.5% इसका ठीक होना चाहिए। आखिरी सवाल लेंगे। यदि इसमें डायग्राम नहीं है, ये भी जो है डीआई का ही सवाल है, सवाल पढ़ लेते हैं पीछे से देख लेंगे। अगर रेलवे और डिफेंस सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में 15% और 25% की वृद्धि की जाती है तो कुल इन्वेस्टमेंट में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सवाल यह है रेलवे का और किसका भैया, डिफेंस का बजट 15% और 25% बढ़ाया जाता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट बढ़ जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, हमें रेलवे का बढ़ाना है बच्चों 15% और डिफेंस का बढ़ाना है 25%, तो कुल इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, आ जाते हैं बेटा यहां पर। रेलवे यानी कि ये 12, रेलवे का हमें बढ़ाना है 15%, डिफेंस यानी कि मेरे दोस्तों ये वाला, ये लाइट ब्लू, ये मुझे बढ़ाना है 25%। तो पूछा कुल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ जाएगा। एक बात बताइए मेरे भाई, रेलवे 12% का 15, 12 का 15% कितना होता है, 12 का 15% होता है 1.8,
तो 1.8% बढ़ जाएगा। डिफेंस का मैंने 25% बढ़ाया। अब 20 का 25% क्या होता है? देखो 20% का 25% होता है 1/4। 4 से 20 5 बार कट जाएगा, यानी कि 5%। तो आप सिंपल सा सवाल, तभी कुछ है ही नहीं, ये 1.8% बढ़ गए, 5% बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 6.8%। टोटल 6.8% बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर है, और इसी के साथ ये टेस्ट भी खत्म होता है बच्चों। ठीक है, बताइए कैसा लगा आपको? बेहतरीन सवाल थे मेरे दोस्त, आखिर के सवाल सारे अच्छे थे, है ना? तो इस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए। ये टेस्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपने खुद से कितने सवाल ठीक कर लिए ये भी बताना। 5 मॉक टेस्ट का मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। इसी तरीके बेहतरीन क्वालिटी टेस्ट मैं आपको करवाता रहूंगा मेरे भाई, ठीक है ना, डेली मॉर्निंग में। धन्यवाद, बाय।